हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं तमाम न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड विद्युत धारा से बता चुका हूं। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। समझ में आया? प्रतिरोधकों के निकाय का मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा, उसका एक निकाय बनेगा, एक सिस्टम बनेगा और सिस्टम बनने के बाद उसका प्रतिरोध निकालना रहेगा। मतलब प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, नाम से स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध रहेंगे, उसका एक सिस्टम बनेगा, निकाय बनेगा और निकाय बनने के बाद उसका क्या निकालना रहेगा? प्रतिरोध। तो इसमें हम जो है दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला है मतलब प्रतिरोधकों को जोड़ने के लिए दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला है आपका श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। पहला क्या हेडिंग है? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध रहेंगे, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। पहला हेडिंग है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के बारे में हम समझेंगे। जैसे देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, देखिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में क्या होता है कि हर एक प्रतिरोध का जो है, जो पहला सिरा होता है वो जो है विद्युत सेल या बैटरी से जुड़ा रहता है और जो प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस तरह से इसका संयोजन होता है। देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का, जैसे मान लीजिए ये प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है ना। प्रत्येक, अब इसका दूसरा सिरा जो है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। किसके सिरे से? पहले सिरे से। अब इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। इस तरह से इसका संयोजन होता है। इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम में कि प्रत्येक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध एक ये है, ये मान लीजिए ए है, ये सी है, ये क्या है? सी है, और ये डी है, और ये मान लीजिए बी है कि नहीं। इस तरह समझिए कि आप ध्यान दीजिए कि एक प्रतिरोध तो एसी है कि नहीं, एसी है एक प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध सीडी है और एक प्रतिरोध डीबी है। इसमें ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध एसी का दूसरा जो सिरा है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। अब ऐसे सीडी का जो मतलब दूसरा सिरा है, सीडी का दूसरा, पहला सिरा सी है, दूसरा सिरा डी है ना। अब इसका जो दूसरा सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ध्यान समझिए, यही सब लिखवाया जाएगा इसमें। ये तो हो गया कंसेप्ट। और जो है प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है वह जो है किसी विद्युत सेल से जोड़ दिया जाता है। सेल या बैटरी किसी से, प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है वो सेल से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाएगा? सेल से। और ये प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है, इस तरह से अंतिम सिरा, इसे भी सेल से जोड़ दिया जाता है। अब मान लीजिए ये सेल है, क्या है? सेल से इस तरह से जोड़ दिया जाए, ये सेल बन गया। सेल में बनाने के लिए पहले धन सिरा होता है, उसके बाद ऋण सिरा। सेल बन गया क्या? सर फोन सीधा कर दीजिए, उतना नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए समझ में आया? अब इसमें जो है इसका जो ये सेल है, सेल से जोड़ दिया गया ना। आप ध्यान दीजिए, इस प्रतिरोध मतलब ये जो एसी प्रतिरोध है, मान लीजिए इसका प्रतिरोध का मान R1 है। क्या है? R1 है। और एसी का जो है विभवांतर कितना है? एसी का विभवांतर V1 है। एसी जो प्रतिरोध है इसका कुछ विभवांतर होगा ना, एसी के मध्य विभवांतर कितना है? V1 है। ऐसे ही इस दूसरे मतलब तार के जो प्रतिरोध है, ये इसका मान है R2 है और इसके बीच विभवांतर V2 है। क्या है? V2। इसी प्रकार इसका प्रतिरोध R3 है और विभवांतर कितना है? V3 है। और इस पूरे सेल का जो सेल है, ये मतलब सेल है, ये क्या है? सेल है। इस सेल का जो विभवांतर है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है? B है। टोटल कितना है? B है। समझ में आया? समझ में आ गया ना? B है। तो इसमें जो है क्या किया गया है, ये सब लिखना है, लिखते रहिएगा आप सब कि जो है प्रत्येक प्रतिरोध का, इसमें आप इसे लिख लीजिए कि इस संयोजन में प्रतिरोधों को, इस संयोजन में जो है, ऐसे देखिए इसमें देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे अगले वाले
इस तरह जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? इसे समझ लीजिए, पहले पहले इसे फिगर बना लीजिए अच्छे से, तो हम बताएं आपको। देखिए ध्यान समझिए, इसमें जो है जो मैं समझाया हूँ वही लिखा हूँ। पहले क्या लिखा हूँ कि देखिए जो है इस संयोजन में क्या किया जाता है कि प्रतिरोधों को, इसमें कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध है ना, एक R1 प्रतिरोध है, एक R2 है और एक R3 है। इन तीनों को इस क्रम में से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध मतलब R1 का जो दूसरा सिरा क्या है? C है। ये जो R1 प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा है, इसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? इसके अगले वाला देखिए C के अगले वाला प्रतिरोध क्या है? R2 है, इसके पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? यही क्रम चलता रहता है। हम चाहे जितना प्रतिरोध चाहे उतना प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं, लेकिन सब में यही कंडीशन रहेगा कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। इसी प्रकार इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा जो CD प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा है इस प्रतिरोध के अगले वाले पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं? अगले वाले प्रतिरोध के पहले से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ लेते हैं पहले प्रतिरोध के पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले प्रतिरोध, जो पहला प्रतिरोध है R1, इसके पहले सिरे। अब हम क्या किए हैं इसके बाद, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या किए हैं, पहले प्रतिरोध, जो पहला प्रतिरोध है R1, इसके पहले सिरे को सेल के धन विभव से, मतलब सेल के साथ पहले सिरे को सेल के धन विभव से, और इस पूरे प्रतिरोध के जो अंतिम सिरा है B है, इस सेल के ऋण सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इस पूरे सेल का जो विभवांतर है वो B है। क्या है? इस सेल का विभवांतर लिया गया है B है। तो इस तरह से जोड़ दिया जाता है। अब क्या है, मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध का जो ये तो पहला AC प्रतिरोध है, AC जो है इसका प्रतिरोध R1 है। क्या है? R1 है। इस मान लिया कि जो है 3 प्रतिरोध, ये R1 एक प्रतिरोध है, एक R2 है, एक R3 है। 3 प्रतिरोध ले लिया गया और इसे किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। बिंदु A से लेके B के बीच किस क्रम में? बिंदु A से B के बीच श्रेणी क्रम में, मतलब एक ही लाइन में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। और बिंदु A और B के बीच, बिंदु A और B, A से लेके B तक के बीच विभवांतर क्या है? B है। देखिए यहाँ से नीचे से लेके A से लेके B तक विभवांतर क्या है? B है। B लगाया जाता है विभवांतर। अब क्या किया जाएगा, देखिए BA माइनस BB, ये BA मतलब ये वाला BA और ये BB, इसका मान कितना है? कैपिटल B है कि नहीं है? कैपिटल B है। हो गया कि नहीं? यदि प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R1 है और ये एक R2 है, प्रतिरोध R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? देखिए R1 के सिरों के बीच विभवांतर B1 है और R2 के सिरों के बीच विभवांतर B2 है, R3 के सिरों के बीच विभवांतर B3 है। अब ये सब लगा दिया गया है और संयोजन में क्या किया जा रहा है? धारा प्रवाहित किया जा रहा है। धारा मतलब I। इस संयोजन में देखिए धारा कहाँ से होता है? सेल के धन सिरे से धारा प्रवाहित होगा। अब सेल और से जोड़ दिया गया है तो धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? बताइए। धारा यहाँ पहुँचेगा। और जब प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा क्या होती है? सभी प्रतिरोध में समान रहती है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा क्या होती है? समान रहती है। इस प्रतिरोध में अगर धारा जो है, इस प्रतिरोध में अगर धारा I आएगी, यहाँ से धारा बहना शुरू हो गया सेल के धन सिरे से, I यहाँ आया, यहाँ आई आया, तो इस प्रतिरोध में भी धारा I ही रहेगी। इस प्रतिरोध में भी धारा क्या रहेगी? I रहेगी। इस प्रतिरोध में भी धारा I रहेगी। अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस तरह से, तो उनमें जो प्रतिरोध रहता है वो क्या होता है? समान रहता है। सभी प्रतिरोध में धारा क्या होगी? समान बहेगी। समझ में आया? अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद हम ओम का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? ओम का नियम। ओम जी ने बताया था कि यदि किसी तार में धारा बहेगी तो उसके सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होता है उस धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है ना। ओम जी ये तो बताए थे कि यदि किसी तार में या चालक में धारा I बह रही है तो उसके सिरों के बीच, सिरा क्या है? एक AC है, इसके सिरों के बीच विभवांतर B1 है ना। तो इसके सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर B1 होगा वो जो है इसमें बहने वाली धारा के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होता है। और उस अनुक्रमानुपाती को R से डिनोट कर देते हैं, R ले लेते हैं ना। तो ये B1 क्या है? B1 किसका मान है? BA माइनस BC, यही तो है। ये जो B1 है ये किसके सिरों के बीच विभवांतर है? A और C के सिरों के बीच तो विभवांतर है।
तो B1 को लिख सकते हैं हम BA माइनस BC। ये जो BC है, ध्यान समझिएगा, इसे एक अभी जो है सूत्र निकलेगा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। इसी फार्मूले से तमाम सवाल लगेगा। तो ये BA माइनस BC, ये जो B1 है ये किसके सिरों के बीच विभवांतर है? BA माइनस BC के सिरों के बीच, और बराबर। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है? अगर BA मतलब B1, विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध गुणे धारा होता है ना। तो प्रतिरोध क्या है इसके सिरों के बीच? R1 है, और धारा कितना है? I है कि नहीं है? धारा I बह रहा है। समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए इसे। ऐसे इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? B2। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? B2 है। तो ये B2 किसके बराबर? ये B2 किसके बीच में है? C और D के बीच में है। तो इसे लिख सकते हैं BC माइनस BD। और ये भी ऐसे, इसका प्रतिरोध कितना है? R2 है। R2 गुणे उसमें धारा कितना बह रही है? I बह रही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। इसी प्रकार इस तार में देखिए B3 है ना विभवांतर, B3। अब B3 कैसे है? BD मतलब BD माइनस BB। BD इस तरह से BD माइनस BB हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान समझिए। अब देखिए इसका प्रतिरोध कितना है? R3 है। R3 गुणे और I है कि नहीं है? ये समीकरण नंबर 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या करिए? मिला दीजिए, जोड़ने पर जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है ना। हमें जो है पूरे सेल का विभवांतर ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से। तो जब जोड़ेंगे यहाँ इस प्रतिरोध को, इसको तीनों को अगर जोड़ देंगे तभी तो ये टोटल आएगा कि नहीं आएगा? टोटल B आएगा कि नहीं आएगा? तो समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण थर्ड को जोड़ने पर अब जोड़ दीजिए। अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? B1। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़िए, मतलब पहले बायां पक्ष जोड़ लीजिए। B1 प्लस B2 प्लस B3, ये बायां हुआ, इसको जोड़ लिया गया तीनों को। अब इधर का भी तो सब जोड़ेंगे हम। तो इधर क्या है? BA माइनस BC, पहले इसको लिख दिया गया, इसमें इसको जोड़ना है, माइनस जोड़ना है ना, तो प्लस रखिए। BC माइनस BD प्लस, अब इसको जोड़ लीजिए, BD माइनस BB। इसमें 3 पक्ष है, अब इधर का भी है, इधर का भी जोड़ लीजिए सब। R1 गुणे I प्लस R2 गुणे I, ये सब जोड़ना है। पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिख दीजिए, प्लस R3 गुणे I। अब देखिए यहाँ पर, अब B1 प्लस B2 प्लस B3 ये किसके बराबर है? B के बराबर है कि नहीं है? ये B1 है, ये B2 है, B3 है, टोटल कितने है? B के है कि नहीं है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये पूरा टोटल कितने के बराबर है? B के बराबर है। तो B बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ BA प्लस में है और कहीं है कुछ नहीं है, और देखिए माइनस BC है, यहाँ प्लस BC है, तो कट जाएगा नहीं? कट जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस अगर है तो सेम वही चीज़ हो, अगर विपरीत चिन्ह से हो तो कट जाता है। ऐसे माइनस BD है, प्लस BD है, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? BA माइनस BB बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए ये R1I तो ऐसे रहेगा ही, R1I ये गुणा है बीच में, प्लस R2I प्लस R3I। अब ध्यान दीजिए ये जो B है किसके बराबर है? BA माइनस BB के बराबर है। तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है तो केवल B लेके चलिए, तो B बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो BA माइनस BB है तो B तो है, तो ये इसके बराबर है। अब इसमें इन तीनों में क्या कॉमन होता है? ये कुछ मिल रहा है कॉमन जो बाहर कर लिया जाए। I है ना, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो I को आप आगे कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। क्या बचेगा? R1 प्लस R2, I को बाहर कर लिया गया, तो यहाँ से R1 बचेगा, यहाँ R2, यहाँ R3 प्लस R3 बचेगा कि नहीं बचेगा? ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए I को इधर ले आइए, गुणा है ना, इधर आके भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो B अपान I हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए B अपान I किसके बराबर होता है? R होता है ना। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R। हाँ, विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो ये B अपान I कुछ दूसरा नहीं है, ये R है, कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको यही आंसर मिल गया। अर्थात जब हम तमाम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, देखिए R1 R2 R3 को जो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए थे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, पूरा जो प्रतिरोध आएगा टोटल, ये इनके योग के बराबर आएगा नहीं आया? जोड़ के ही तो आया है, बस ये लिख लीजिए।
इसी पे सवाल लगता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उनके प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आगे कि नहीं आगे, बस यही निष्कर्ष निकालना था। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे ना, इस पर भी सवाल बता दिया जाएगा। देखिए अब मैं बताऊंगा आपको समांतर क्रम में, जिसे हम पार्श्व क्रम कहते हैं। समांतर क्रम को क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोध। देखिए मैंने क्या किया कि 3 प्रतिरोध लिया, 3। देखिए एक प्रतिरोध जो है R1 लिया है, एक R2 लिया, R3 लिया है। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, प्रत्येक इस प्रतिरोध का देखिए R1 का ये पहला सिरा A है, R2 का पहला सिरा A है और R3 का पहला सिरा A है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा है किसी एक बिंदु पे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ये तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा जो है एक बिंदु पे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और इन तीनों प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अगले दूसरे बिंदु से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो इसमें कॉमन ये बात है कि प्रत्येक समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोध को जोड़ें तो उनका जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जुड़ा होता है, जुड़ जाता है कि नहीं, कनेक्ट हो गया। और इसमें समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो है विभवांतर सेम बहती है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा समान बह रही थी ना, लेकिन इसमें धारा अलग अलग बहती है और लेकिन विभवांतर क्या होता है, सेम रहती है। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं क्या किया, देखिए इसमें समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे, सभी मैं जो समझाया वही चीज है कि सभी प्रतिरोध का जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु पर है कि नहीं। इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा A, इस प्रतिरोध का पहला सिरा A, इस प्रतिरोध का पहला सिरा A, तीनों एक बिंदु पर नहीं है। तथा दूसरे सिरे मतलब ये दूसरा सिरा जो B है, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा B बिंदु पर है कि नहीं है। मतलब किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े है कि नहीं जुड़े हैं, किसी अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। इन दोनों सिरों के बीच, अब इन दोनों सिरा, एक सिरा A है एक सिरा B है, इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, एक सेल लगा देते हैं, एक बैटरी या सेल लगाया कि नहीं। सिरा A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिए हैं और सिरा B को किससे जोड़ दिए हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। तो यही किया गया है, बैटरी या सेल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कि मान लीजिए कि चित्र 12.8 ये है, इसमें मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए जो R1 प्रतिरोध है, R2 है और R3 है, बिंदु A और B के बीच किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े कि नहीं। समांतर क्रम मतलब एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं है, पैरेलल है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यही चीज लिखा है इसमें भी। बिंदु A व B के बीच सेल द्वारा विभवांतर और बिंदु A और B के बीच, देखिए बिंदु A मान लीजिए है और B, इसके बीच जो सेल का जो विभवांतर है वो B है। क्या है, B है। अब देखिए सेल द्वारा परिपथ में धारा, मान लीजिए सेल है, यहाँ से धारा बह रही है इस परिपथ में, ये परिपथ बना है, क्या बना है, ये परिपथ। सेल से धारा परिपथ में बह रही है, ये I धारा है। यहाँ सेल से जो है धारा बहना स्टार्ट कर दिया गया। अब यहाँ I धारा बह रही है। अब धारा I जब यहाँ आएगी, इस बिंदु पर आएगी, इस पॉइंट पे A पर, तो यह 3 भागों में बढ़ जाएगी। यही I धारा, मान लीजिए 10 एम्पियर धारा बह रही थी, तो यहाँ आने के बाद ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। मतलब प्रतिरोध R1 में I1 धारा बहेगी और प्रतिरोध R2 में I2 धारा बहेगी और प्रतिरोध R3 में I3 धारा। मतलब यहाँ से सेल से तो I निकला धारा, लेकिन यहाँ बिंदु B पे जाने के बाद 3 भागों में क्या हो गया, बट गया, थोड़ा थोड़ा सब में चला गया, बट गया। इसमें धारा अलग अलग बहता है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, समान बहता है। तो इस तरह से बट गया, अलग अलग में I1, I2, I3। बिंदु B पर ये तीनों, अब देखिए बिंदु B पर यहाँ से तो I1 निकला, यहाँ से I2 निकला, यहाँ से I3, ये तीनों जाके यहाँ पर जो है क्या हो गए, यहाँ पर जब B पे आए तो ये तीनों एक हो गए, तीनों क्या हो गए, एक हो गए। जैसे B बिंदु पे आए, भले ही अभी जो है I1, I2, I3 में बटे हैं, लेकिन बिंदु B पे जाने के बाद क्या हो गए, वो I हो गए, क्या हो गए, I हो गए। मतलब तीनों मिल गए, जुड़ गए, I हो गए, यही सब लिखा है। बिंदु B पर ये तीनों धाराएं मिलकर धारा I में बन जाते हैं कि नहीं फिर, इतना लिख चुके आप सब। अब देखिए इसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा लिखवाऊंगा और इसमें अब इधर जो है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप मतलब है, किस तरह से मतलब निकाला जाता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। देखिए इसमें अब ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए जो I है, ये
ये I जो है ये I किससे किससे मिलके बना है, ये इधर का I1 है, इधर का I2 है और इधर का I3, इन्हीं तीनों से तो मिलके तो बना है I। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं, ये I किससे किससे मिलके बना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन्हीं तीनों को तो जोड़ के बनाया है I कि नहीं। यही तीनों जाके यहाँ मिल गए हैं तो I बन गए हैं। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये तीनों मिलके I बन गए हैं। अब देखिए अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार ओम जी ने क्या बताया कि देखिए ओम के नियमानुसार अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे इस मतलब इस प्रतिरोध R1 में ओम का नियम अगर लगाया जाए तो I1 बराबर क्या होगा, I1 मतलब देखिए ये B बराबर RI होता है कि नहीं होता है, B बराबर R1 I1 होता है कि नहीं होता है, ये होता है ना। ओम जी नहीं होता, B बराबर I1 R1 I1 होता है ना। अब हमें I1 निकालना है तो ये R1 इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो B अपान R1 होगा कि नहीं होगा। इस प्रतिरोध R1 के लिए, R1 के लिए ये हो गया कि नहीं हो गया I1 का मान, तो I1 बराबर क्या होगा ओम के नियम से, तो I1 बराबर B अपान R1 होगा कि नहीं, विभवांतर बटे प्रतिरोध। देखिए ओम जी ने क्या होता है, B बराबर R1 I1, ये तो नियम है। विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, प्रतिरोध R1 है और विद्युत धारा I1 है। अब हमें I1 अगर निकालना हो तो R1 इधर आएगा कि नहीं, B अपान R1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, I2 बराबर B अपान R2 हो जाएगा, इसके लिए B अपान R2। इसी तरह से I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा B अपान R3। अब इन सभी का मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसी में रख दीजिए। ये I1 का जो मान आया है, I2 का जो मान आया है और I3 का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में रखा जाएगा तो I बराबर क्या होगा, ये I1 के जगह हमें क्या रखना है, B अपान R1 रखना है, B अपान R1 प्लस I2 के जगह पे B अपान R2 और प्लस I3 के स्थान पे B अपान R3 रखना है। अब देखिए यहाँ से I बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, B कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो B को इधर कर लीजिए और बाकी देखिए B कॉमन है तो यहाँ B से निकलेगा तो यहाँ एक बचेगा ना, एक बचेगा ना, तो 1/R1 बचेगा। जब B बाहर निकल जाएगा, यहाँ से B निकल गया तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1/R2 और यहाँ भी 1 बचेगा, 1/R3। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करिए आप जो है इस B को जो है इधर ले आइए, गुणा है इधर आके भाग होगा कि नहीं होगा, I अपान B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I अपान B इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए ये जो B है ये पूरे A और B के बीच लगने वाला विभवांतर है ना B, और ये जो I है ये सेल द्वारा निकलने वाला विद्युत धारा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये I अपान B किसके बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध, इस पूरे सेल का जो तुल्य प्रतिरोध है उसके बराबर होगी नहीं। तो इसे हम R नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, देखिए इस तरह से ध्यान से देखिएगा, ये I अपान B क्या है, देखिए I, अब हम बताते हैं B बराबर RI होता है ना, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I अपान B, I अपान B। तो ये R को इधर हम लाएंगे अगर, तो B अपान R होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू I होगा कि नहीं होगा। और हमें क्या निकालना है, I अपान B निकालना है ना, तो इस तरह से जो है ये B का गुणा इधर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ देखिए ये 1/R हो जाए कि नहीं हो जाए, 1/R इक्वल टू I अपान B होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए 1/R इक्वल टू क्या होगा, I अपान B होगा कि नहीं होगा। तो ये जो I अपान B है ये कुछ दूसरा नहीं है, 1/R ही है, क्या है 1/R ही है, 1/R इक्वल टू I अपान B होता है, I अपान B। इस तरह से यही हो गया समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो अगर समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध रहेंगे तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन सभी प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के क्या होता है, योग, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े किसी भी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा किया करेंगे नहीं, उसका व्युत्क्रम जो है उसमें लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है।
यही लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परिपथ, ये जो परिपथ है में 10 ओम, ये जो 10 ओम है ये R1 का मान है, किसका मान है? R1 का 10 ओम, और ये जो 6 ओम है ये R2 का मान है। 10 ओम, 6 ओम और ये 4 ओम जो है ये R3 का मान है। 4 ओम के 3 प्रतिरोधक को, तीनों प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम, इसी को तो कहते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है पूरे संयोजन में, पूरे संयोजन का विभवांतर, पूरे संयोजन मतलब ए से लेके बी तक का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है। विभवांतर मतलब 10 वोल्ट है। ये इसे हम बी से जोड़ करते थे ना, बी से तो प्रदर्शित करते थे पूरे संयोजन का विभवांतर, ये 10 वोल्ट है। अब आपको क्या निकालना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा, प्रत्येक प्रतिरोधक मतलब R1 में कितना धारा बह रही है। धारा तो समान रहता है ना सब में, श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? समान। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा कितनी बह रही है, मतलब R1 में धारा आई रहेगा, सब में धारा आई ही रहेगा। अगर एक में निकल गया तो सब में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा निकालना है, तो यहाँ भी आई धारा बहेगा, R2 में भी धारा आई बहेगा और R3 में भी धारा आई, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा क्या होता है? समान रहता है। और क्या कह रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक प्रतिरोधक के विभवांतर भी निकालना है, और प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर जो होता है क्या होता है? अलग होता है। R1 में विभवांतर V1 रहेगा और R2 में विभवांतर क्या होगा? V2 और R3 में विभवांतर V3। हमें जो है V1, V2, V3 निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोधक का क्या निकालना है? विभवांतर, और प्रत्येक प्रतिरोधक का धारा I निकालना है। तो धारा अगर हम एक का निकाल लेंगे तो सबका हो जाएगा नहीं सेम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का धारा क्या होता है? समान होता है। तो देखिए ध्यान से, अब हमें धारा I निकालना है। क्या निकालना है? धारा I। तो धारा I निकालने के लिए, धारा I निकालने के लिए संकेत समझिए, धारा I इक्वल टू क्या होता है? I बराबर B/R होता है। B/R होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो B मालूम है कि नहीं है? B दिया है ना 10 वोल्ट, लेकिन R नहीं दिया है ना। R मतलब तुल्य प्रतिरोध, R मतलब तुल्य प्रतिरोध। जिस तरह से यहाँ तक जो पूरे संयोजन का जो विभवांतर 10 वोल्ट है, उस तरह से पूरे संयोजन का मतलब ये जो प्रतिरोध भी तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ से A से लेके B तक पूरे संयोजन का भी मतलब ये प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो हमें क्या निकालना रहेगा? R मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना रहेगा। तभी हम धारा I निकाल सकते हैं जब हमें B मालूम हो। B तो मालूम है, ये 10 वोल्ट दिया ही है, लेकिन हमें ये R नहीं दिया है, तुल्य प्रतिरोध नहीं दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का संयोजन किया गया है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है। तो लिखिए, जो है ये संकेत है ये समझने के लिए, चूंकि जो है प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी। चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, अब बताइए जो है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जैसे जब श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? इन सभी प्रतिरोधों को जोड़ लिया जाता है ना। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ लिया जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो बताया गया इससे पहले, यही सब बताया गया है। अब बताइए R1 कितना है? 10 ओम है। 10 ओम प्लस R2 कितना है? 6 प्लस R3 कितना है? R3 4 है। अब इन सबको क्या करिए? जोड़ लीजिए। तो 10 6 16, 16 4 20 ओम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तुल्य प्रतिरोध R आ गया कि नहीं आ गया? और हमें निकालना क्या है? धारा निकालना है ना। धारा निकालना है I। तो आप क्या करिए कि I बराबर धारा निकालना है, I बराबर B/R होता है। B कितना है? 10 और R कितना है? 20। R 20 निकाले हैं, 1 0 यहाँ से कटा, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, और ये 0.5 क्या आया है? एम्पियर। क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस तरह से I का मान निकल गया, हाँ। तो इसलिए दीजिए, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा
बहती है। इसलिए सभी प्रतिरोधकों में 0.5 एम्पियर धारा बहेगी। हाँ, इसे नोट कर लीजिए, तो इसके बाद बताएं। नोट करिए। देखिए, अभी तक तो धारा आप सब निकाल, अब विभवांतर में हमें निकालना है। क्या निकालना है? प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर निकालना है। तो आप पहले जो है R1 का विभवांतर निकाल लीजिए। प्रतिरोध R1 में विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध R1 में विभवांतर। अब बताइए, प्रतिरोध R1 में विभवांतर क्या है? V1 है ना। प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर निकालना है, तो प्रतिरोध R1 में विभवांतर क्या है? V1। और V1 बराबर क्या होता है? R1 गुणे I होता है। ये ओम के नियम से विभवांतर V1 बराबर क्या होता है? V1 बराबर R1 गुणे I। R1 मतलब प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा होता है। तो प्रतिरोध कितना है? R1 का मान कितना है? 10 ओम है, तो 10 ओम रख दीजिए। 10 ओम गुणे I कितना? I निकाले हैं 0.5 एम्पियर निकाले हैं ना, ये निकाले हैं 5 एम्पियर ही तो निकाले हैं। अब गुणा कर लीजिए, 10 में 5 का गुणा 50 होगा कि नहीं होता? ये 10 में 5 का गुणा 50 होगा कि नहीं होगा? 10 बचे 50। अब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो 5 आ गया। क्या आ गया? 5। और विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। 5 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद हमें जो है दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है। प्रत्येक में V1 निकल गया, अब V2 निकाल दीजिए। अब B2 निकालना है। क्या निकालना है? B2 मतलब दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर। तो इसके लिए B2 के लिए इसमें प्रतिरोध विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या है? B2 का R2 है। R2 इंटू I है। I मतलब धारा क्या है? I है। अब R2 कितना है? 6। R2 यहाँ 6 है, और धारा 0.5 है, तो गुणा कर लीजिए। 6 पंचे 30, 30 मतलब 3.0 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा है ना, 3.0 ये हो गया वोल्ट। तो ये दूसरे प्रतिरोध में क्या हो गया? 3 वोल्ट। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध में निकाल लीजिए, B3 निकाल लीजिए, P3। और इसका जो है मतलब वो प्रतिरोध कितना है? R3 है। R3 गुणे I। अब R3 कितना है? इसमें 4 है, तो 4 गुणे 0.5, तो 4 पंचे 20, 2.0 वोल्ट। तो आपका ये आंसर हो गया। आंसर यही हो गया ना। क्या क्या आया? एक जो आया है 5 वोल्ट कामा 3 वोल्ट तथा 2 वोल्ट, यही आंसर हो गया। ये प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर निकल गया। नोट कर लीजिए आप सब। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।